नमस्कार सभी को। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज का यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो लेक्चर हम दे रहे हैं वो सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है, जिसमें कि सल्तनत के पतन के समय जो क्षेत्रीय राज्य समय समय पर भारत में उत्पन्न हुए और एक तरह से विघटन की प्रक्रिया चल पड़ी, उसके बारे में बात की गई है। तो उत्तर भारत के क्षेत्रीय राज्यों को तो हमने दो प्रमुख भागों में बांटकर पहले ही वीडियो डाल दिए हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि वो वीडियो भी आपने देख लिए होंगे। आज दक्षिण भारत के एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण में 3 नए राज्य उदित हुए। एक बहमनी साम्राज्य, एक विजयनगर साम्राज्य और तीसरा था मदुरई की सल्तनत। मदुरई की सल्तनत तो सुदूर दक्षिण में थी और बाद में वो जीत भी ली गई थी समय समय पर, लेकिन उससे पहले हम विजयनगर साम्राज्य, जिसके कि आज सिर्फ हम्पी में कुछ एक अवशेष ही मिलते हैं, क्योंकि अंत जब हुआ साम्राज्य का तो आक्रमणकारियों ने पूरी राजधानी को नष्ट कर दिया। तो हम्पी के अवशेष जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है, उन अवशेष जो हमें कहानी बताते हैं, वो खंडर हमें विजयनगर के वैभव की, वहाँ हुए महत्वपूर्ण शासकों की और आर्थिक सामाजिक जीवन की, उनके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इसके इतिहास पर आ जाते हैं। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। ये जो है शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा काम्पिली राज्य जब जीता गया तो इनको बंदी बना लिया गया और इनसे इस्लाम धर्म ग्रहण ज़बरदस्ती करवा लिया गया। उसके बाद में जब साउथ में विद्रोह खड़ा हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दमन करने के लिए वहाँ भेजा, लेकिन जब ये दक्षिण भारत वहाँ आए तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध ही स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली और वापस से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इन भाइयों के नाम है हरिहर और बुक्का। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ। इन विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों का शासन रहा। संगम वंश 1336 से 1486 तक, संगम वंश के बाद सालो वंश, जिसका कि शासनकाल बहुत छोटा रहा, सालो के बाद तालो वंश और अंतिम में अराडविडु वंश। इन वंशों का संक्षिप्त इतिहास बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इनको जो है संगम वंश कहा जाता है। 1356 में हरिहर की मृत्यु पर बुक्का शासक बना। उसने 1377 तक शासन किया। बहमनी राज्य से युद्ध भी हुआ इनका और मदुरै राज्य पर इसने अधिकार कर लिया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक था हरिहर सेकंड, जिसने 1377 से 1406 ईस्वी तक शासन किया। देवराय प्रथम, जिसके समय बहमनी राज्य से युद्ध हुआ और पराजित भी हुआ, इसका महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। 1406 से 1422 देवराज प्रथम का शासनकाल था। अगला शासक देवराय द्वितीय, जिसको कि गजबेटकर भी कहा जाता है, ये महानतम शासकों में से आता है संगम वंश के। इसका 1422 से 46 तक शासनकाल हुआ। 1486 में नरसिंह सालोव ने सालो वंश की स्थापना की। उसने आंतरिक शांति बहाल की। अब संगम वंश हट गया है, सालो वंश आ गया है और उड़ीसा के शासक को भी पराजित कर बंदी बना लिया, मगर 1490 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इमाड़ी नरसिंह शासक बना, जो कि नरसिंह नायक जो राजा था उसका संरक्षक था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने हाथों में सत्ता केंद्रित कर ली। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके नए वंश की स्थापना की, जिसे तलो वंश के नाम से जाना जाता है। और इसी वंश के महानतम शासक, जो कि न सिर्फ विजयनगर के महानतम शासक बल्कि दक्षिण भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, खासकर कि तेलुगु क्षेत्र का, तो कृष्णदेव राय के बिना तो जो है इतिहास बिल्कुल ही अधूरा रहेगा। 1509 से 1530 तक उसने शासन किया। जब वो राजा बना तो स्थिति संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि उसके भाई ने जो है राज्य का अपहरण करके गद्दी प्राप्त की थी। उड़ीसा का शासक तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार बना रहा था। उम्मुत्तूर का सामंत स्वतंत्र रूप से आचरण कर रहा था। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी राज्य थे वो दबाव बनाए हुए थे, पुर्तगाली सुदृढ़ हो रहे थे, लेकिन कृष्णदेव राय ने इन सभी समस्याओं का अंत किया। बीदर के शासक को पराजित किया, रायचूर गुलबर्गा के दुर्गों पर अधिकार किया, उम्मतूर के गंगराज को पराजित किया, उड़ीसा पर भी अभियान किया और कटक तक जा पहुंचा और उड़ीसा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया।
अब जब विजयनगर की शक्ति बढ़ती चली गई कृष्णदेव राय के बाद में अच्युत देव राय का जो शासनकाल था उसके बारे में किस तरह से इसका पतन हुआ, इसके पतन में हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि 1520 तक कृष्णदेव राय ने दक्षिण में विजयनगर की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी। उसने पुर्तगालियों के साथ दोस्ती की नीति अपनाई, क्योंकि ऐसे समय में बाहरी देशों से घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुर्तगालियों का साथ होना ज़रूरी था। अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में बाबर जो है कृष्णदेव राय को भारत का महानतम शासक बताता है। ये थी कृष्णदेव राय की उपलब्धि और यहाँ के वंश के सामान्य काल। और 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद में सलो वंश के शासक ने सत्ता अपने हाथ में ग्रहण कर ली, जो कि हम थोड़ा सा बाद में जानकारी लेंगे। अभी हम आ जाते हैं इसकी शासन व्यवस्था पर। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी है और समकालीन रचनाओं में इसकी वृत्तांत उपलब्ध है। सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानने के लिए वो है कृष्णदेव राय न सिर्फ एक महान शासक था, बल्कि उसने तेलुगु में ग्रंथ आमुक्त माल्यद की रचना की थी, जिसमें राजा के कर्तव्य और आदर्शों की व्याख्या की गई है। अभिलेखों में न्याय और समता के सिद्धांत पर बल दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़, विजयनगर के जो राजा थे, शासक थे, वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। निरंकुश राजतंत्र था और राजतंत्र की संस्था वंशानुगत थी, पर हमने देखा कि बार बार अगर शासक कमज़ोर है तो वंशगत परिवर्तन होते रहते थे, नया वंश सत्ता प्राप्त कर लेता था। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवराज की होती थी, जो कभी कभी सहशासक के रूप में काम करते थे। केंद्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था और संगठित सचिवालय के नेतृत्व में काम करता था। राजा को सलाह देने के लिए, सहायता के लिए एक राज्य परिषद होती थी। इसमें प्रांतपति, अधीनस्थ सामंत, शक्तिशाली नायक, व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि वगैरह सम्मिलित होते थे। प्रशासन जो है, साम्राज्य जो है छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था। सबसे बड़ी इकाई जो आज का स्टेट कहो मंडल कहलाती थी, आज के राज्य के समतुल्य। मंडल का प्रशासन 3 रूप में था, या तो प्रांतपति के अधीन, या अंदर टैक्स देने वाले राजाओं के अधीन, या सेना नायक या पोलगरों के अधीन। काफ़ी स्वायत्तता थी प्रांतीय शासक को, हालांकि उन्हें नियमित समय पर कर देना पड़ता था। इसके बदले में अपने राज्य क्षेत्र में वह काफ़ी स्वतंत्र था। मंडल जो है, नाडु, जिले को नाडु कहा जाता था और उससे नीचे की इकाई स्थल कहलाती थी, और वो जो बाद में नगर और गाँव में विभक्त थे। प्रांतपतियों को काफ़ी स्वायत्तता थी, वो सिक्के बना सकते थे, नया कर लगा सकते थे, पुराने कर माफ़ कर सकते थे और भूमिदान कर सकते थे। इनको गवर्नरों को कुल आय का 1/3 भाग केंद्र सरकार को हर वर्ष भेजना पड़ता था और अपने प्रांत में शांति व्यवस्था कायम रखनी पड़ती थी। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय शासन भी विकसित अवस्था में था। हर गांव के लिए अलग अलग संस्थाएं थी। ये जो सभाएं थी, भूमि प्रबंध, सामूहिक निर्णय लेने, प्राकृतिक विपत्तियों में राहत देने का काम करती थी। शासन व्यवस्था में हमने देखा सामंती तत्व थे, टैक्स पेयी राजा थे उसके कारण जो है, और अमरम व्यवस्था के कारण। अमरम जो है भूमि अनुदान जो दिया जाता था विजयनगर साम्राज्य में, लिख लीजिए इसको, विजयनगर साम्राज्य में भूमि अनुदान जो दिए जाते थे, जो वंशानुगत होते थे, ये अमरम कहलाया करते थे। अब हम आ जाते हैं इसके सैन्य संगठनों पर, क्योंकि उस वक्त जो है साम्राज्य की आपकी सीमाएं उतनी ही सुरक्षित रहेंगी जितनी आपकी सेना ताकतवर है, तो सभी राजाओं ने सैन्य संगठन पर ध्यान दिया। राज्य की आय का काफ़ी हिस्सा सेना पर खर्च होता था, क्योंकि ज़्यादातर इनको बहमनी शासकों से युद्ध लड़ने पड़ते थे। सेना का गठन जो था वो सामंती आधार पर था, ना तो सैनिकों को कोई ट्रेनिंग दी जाती थी, और सबसे बड़ी चीज़ इनमें डिसिप्लिन का, अनुशासन का, स्वामी भक्ति का अभाव था। राज्य की सेना के अलावा जो प्रांतपति थे, जैसा मैंने बताया गवर्नर थे, उनकी अलग अलग सेनाएं थी और युद्ध के समय दोनों साथ में लेती थी, और जब युद्ध खत्म हो जाता था तो दोनों पृथक हो जाती थी। तो समन्वय की कमी के कारण कई बार जो है इनकी युद्ध में पलड़ा कमज़ोर हो जाता था। सेना के 3 अंग थे, हस्ती सेना यानी हाथी की सेना, अश्व सेना, घुड़सवार और पैदल। देवराय सेकंड जो था उसने तुर्क सैनिकों को, घुड़सवार धनुर्धरों को विशिष्ट दल भी गठित कर लिया। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इन शासकों ने नौसेना की तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि पुर्तगाली जो है वो पश्चिमी सागर तट पर काफ़ी प्रभावशाली हो चुके थे और उनसे रिलेशन थे विजयनगर राज्य के। दुर्गों का निर्माण और सुरक्षा पर राजाओं ने ध्यान दिया। दुर्गों का घेरा डालने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने का काम राजाओं की निगरानी में किया जाता था।
अब हम आ जाते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में, कर प्रणाली के बारे में। सबसे पहले तो कर प्रणाली कठोर थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत मध्यकालीन राज्यों की तरह सभी की तरह भूमि कर था, जिसे शिस्त या राय रेखा कहते थे। लगान वसूली का विभाग आठवन कहलाता था। लगान की दर 1/3 से 1/6 अंश तक थी, यानी कि 33% से लेकर के उसके भी आधे तक। भूमि की श्रेणी जैसी है, फसल कैसी हो रही है, उसके आधार पर इसका निर्धारण होता था। ब्राह्मणों के उपज जो भूमि होती थी उसकी उपज का 20वां भाग या कभी कभी कम लिया जाता था। मंदिरों की अधीन जो भूमि होती थी उसका 30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था। लगान जो है अनाज या नकदी दोनों के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे कर थे, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग कर, सामाजिक कर, सामुदायिक कर, अर्थदंड से प्राप्त कर। इसके अलावा मकान, संपत्ति, पशु, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, पेशे पर भी कर लगता था। सबसे बड़ी चीज़, विवाह पर भी कर लगाया जाता था। सिर्फ अगर विधवाएं पुनर्विवाह करती थी तो वो जो है करों से मुक्त थी। न्याय व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसकी आगे चर्चा करेंगे। अब इनके साम्राज्य था अत्यंत समृद्ध था, संपन्न था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ इलाकों में से है कृष्णतुंग भद्रा का जो दोआब है, इसके कारण लगान अच्छा था। साथ ही साथ व्यापार भी काफ़ी संपन्न था। चीन के साम्राज्य के साथ पूर्व में और पश्चिम में अरब और पुर्तगालियों के साथ विजयनगर का विस्तृत व्यापार था। इस काल में, विजयनगर साम्राज्य के काल में, कई विदेशी व्यापारी आए, यात्री आए। उन्होंने अपने यात्रा विवरण जो लिखे हैं वो सभी विजयनगर की संपन्नता की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं। नगरीय जीवन के बारे में भी ध्यान देते हैं, हालांकि गांवों के बारे में हमें पता नहीं है। यहाँ व्यापारियों के जीवन, उनकी श्रेणियों के संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। व्यापारियों की अलग अलग श्रेणियाँ थी और ख़ास करके चेट्टी समुदाय, जिससे आगे चलकर शेट्टी जो शब्द आप सुनते हैं, वो वणिक वर्ग था जो प्रभावशाली था। राज दरबार में भी इनको काफ़ी सम्मान था। इसकी राज्य की आर्थिक संपन्नता ने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। अब हम सामाजिक जीवन पर आ जाते हैं। जितने भी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हमें मिलते हैं, सभी कहते हैं कि विजयनगर के निवासी पैसे वाले थे, धनी थे, संपन्न थे। वे बहुत अधिक गहने पहनते थे। जब भी त्यौहार आते थे तो खूब खुशी से मनाए जाते थे। और जाति प्रथा समाज में थी, लेकिन जितनी उत्तर भारत में कठोर जाति व्यवस्था है वैसी दक्षिण भारत में नहीं थी। समाज मुख्यतः 2 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण वर्ग और शूद्र वर्ग। हमारे उत्तर भारत की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, समाज में 2 ही वर्ग हैं, ब्राह्मण और शूद्र। क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के बीच बहुत अधिक असमानता नहीं थी। अंतर्विवाह पर भी कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं था। हालांकि ब्राह्मण जाति सबसे श्रेष्ठ थी, उन्हें काफ़ी सुविधाएं थी। लगान में भी मैंने दिखा दिया आपको, विशेषाधिकार थी, बड़े पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता था, उन्हें मृत्युदंड और अंगभंग की सज़ा नहीं दी जा सकती थी। अब हम स्त्रियों की स्थिति पर आ जाते हैं। कुलीन स्त्रियों की स्थिति आप संतोषजनक कह सकते हो, हालांकि सती प्रथा प्रचलन में थी। इसके अलावा एक देवदासी प्रथा की जो युद्ध में दासी बनाई गई स्त्रियां थी, वो मंदिर में दीपदान का काम करती थी और समय समय पर नृत्य भी किया करती थी। देवदासियों द्वारा वेश्यावृत्ति के भी उदाहरण मिलते हैं। स्त्रियों को सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, नौकरी, व्यापार, इसके अलावा सैनिक ट्रेनिंग भी ले सकती थी। हमें कहीं कहीं कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा महिला लिपिक, लेखिकाएं, कर्मचारियों का वर्णन भी मिलता है। दास प्रथा समाज में प्रचलित थी। अब हम आ जाते हैं साहित्य और कला में इनके योगदान पर। विजयनगर की जो रचनाएं हैं उसमें धार्मिक, ऐतिहासिक, जीवन वृत्तांत और काव्य संबंधी सभी रचनाएं इस काल की मिलती हैं। बुक्का प्रथम के शासनकाल में अनेक रचनाओं का योगदान किया गया। सायण के नेतृत्व में 4 वेदों की संहिताओं और अनेक ब्राह्मणों और आरण्यकों पर भाष्य लिखे गए। कृष्णदेव राय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखी। यहाँ जो है तेलुगु भाषा का सबसे पहले आप कह सकते हो क्लासिक ये जिसको कह सकते हैं। इसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में कई कवि थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे अल्लासी पेदाना। उनकी रचना जो थी वह स्वारो चीर संभव और मनुचरित्र। दूसरा कवि तिम्मन था जिसने परिजाता परहरण की रचना की, और एक अन्य कवि हरिदास था जो वैष्णव भक्ति से प्रभावित था।
इसके अलावा तेनालीराम का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जैसे अकबर के साथ बीरबल का नाम विदूषक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, वैसे ही कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम का नाम जोड़ा गया है। संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने रुचि ली। कृष्णदेव राय के संगीतकार जो दरबारी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने संगीत सूर्योदय नामक की पुस्तक लिखी। इससे पहले संत विद्यारण्य ने भी संगीत सार नामक पुस्तक की रचना की। सबसे पहले यहाँ जो भाषाएं थी किताबों की, वो संस्कृत और तेलुगु थी। हालांकि इसके अलावा भी अन्य भाषाओं में रुचि ली गई। तमिल भाषा भी विकसित अवस्था में थी। इसके अलावा कन्नड़ भाषा में भी तीर्थंकरों की, संतों की जीवनियाँ लिखी गई। इस तरह से आप तेलुगु भाषा का क्लासिक एज इसको कह सकते हो। कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला में इनका योगदान प्रशंसनीय है। जो मंदिर निर्माण की शैली का चरमोत्कर्ष यहीं प्राप्त हुआ। 2 उदाहरण आपको दे देती हूँ। देवराय सेकंड द्वारा निर्मित हजारा मंदिर और कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित विट्ठल स्वामी का मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चोल काल में जो द्रविड़ शैली थी उसका विकास हुआ, हालांकि कई नई विशेषताएं भी इसमें सम्मिलित की गई। यहाँ जो है हर मंदिर में एक मंदिर के अतिरिक्त कल्याण मंडप हुआ करता था। ये जो है हर साल में एक बार देवता का विवाह समारोह इसमें आयोजित किया जाता था। इसके अतिरिक्त मंदिर पर बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने थे जिनको गोपुरम कहा जाता था। और विजयनगर अगर स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता देखो तो जो खंभे हैं, स्तंभ हैं, उनकी विविध और जटिल सजावट। स्तंभ पर चारों तरफ बड़े बड़े गोलाकार मूर्तियों के समूह थे जिनमें सर्वाधिक सगोचर तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कांचीपुरम का एकाग्रनाथ मंदिर और ताड़पत्रों स्थित रामेश्वरम मंदिर अपने सुंदर गोपुरों के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। विजयनगर के राजाओं ने कई महलों का, राजप्रासादों का निर्माण करवाया। अब उनके अवशेष ही हमें हम्पी कर्नाटक में, जो उनकी राजधानी थी, उस वहाँ देख सकते हैं। इन भवनों में दीवारों पर चित्रण के बहुत सुंदर उदाहरण पाते हैं। इसके अलावा संगीत को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। सायन द्वारा संगीत सार की रचना की गई। मल्लीनाथ ने, संगीत विषय के लेखक ने मल्लिकार्जुन के संरक्षण में प्रगति की और पोते राम अमात्य ने राम राय के संरक्षण में स्वर मेल कलानिधि नामक संगीत विषयक पुस्तकों की रचना की। इस प्रकार अगर साहित्य और कला के क्षेत्र में देखें तो कई तो कहते हैं कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया है, लेकिन हम जो ज़्यादातर मानते हैं कि दोनों ही इस्लाम और हिंदू संस्कृति के मेल जोल जो है यहाँ हमें दिखाई देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस साम्राज्य का पतन के बारे में। कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हुई 1530 में, तो उसके बाद विजयनगर का पतन आरंभ हो गया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अच्युत देव राय हुआ, लेकिन उसका विरोध राम राय द्वारा किया गया। ऐसी परिस्थिति में जब राजा नया है और उसके विरोधी भी सक्रिय हैं, तो पड़ोसी राज्यों ने फ़ायदा उठाया और आक्रमण होने लगे। अगला शासक सदाशिव राय हुआ। उसके समय में वास्तविक सत्ता जो है वो राम राय के हाथों में ही थी। राम राय ने क्या किया कि बहमनी साम्राज्य के बाद में जो अलग अलग राज्य बने थे, अहमदनगर, बीजापुर, इन शासकों को आपस में हमेशा लड़ाने भिड़ाने का काम किया। तो काफ़ी कुछ समय तो ये शासक आपस में लड़ते रहे, लेकिन फिर उन्हें राम राय की नीति समझ में आ गई और इन सभी ने इकट्ठा होकर विजयनगर पर आक्रमण कर लिया। और 1565 में तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेनाएं बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारियों से बुरी तरह से पराजित हुई। विजयनगर के अधिकांश क्षेत्र जो है इन राज्यों ने अपने आप में विलीन कर लिए और बाकी बचे क्षेत्रों पर अराविडु वंश ने शासन स्थापित कर लिया। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस पतन के लिए राज्य की अस्थिरता महत्वपूर्ण थी। यहाँ वंशानुगत राजतंत्र था, लेकिन जब जब कोई सामंत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था तो परिस्थितियों का अगर उसके अनुकूल होती तो वो नया राजवंश स्थापित कर देता था। इससे राज्य में अशांति और व्यवस्था फैली। दूसरी तरफ उन्हें हर बार अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़ने पड़े, जिससे आंतरिक स्थिति भी प्रभावित हुई। आर्थिक और सैनिक संसाधन इन्हीं पर बोझ अत्यधिक पड़ता रहा। इन सब कारणों से ये लंबे समय तक स्थापित नहीं हो सका, लेकिन अपने समृद्ध व्यापार वाणिज्य के कारण जो विदेशी व्यापारी समय समय पर यहाँ पर आए, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का जो सजीव चित्रण किया है, साम्राज्य का, राजधानी का, उसमें रहने वाले नागरिकों का, व्यापारियों का, वो आज भी और हम्पी के अवशेष विजयनगर को चाहे इतिहास में नहीं वर्तमान में भी उसको जीवंत बनाए रखने में साक्षी है। इतना कहकर ही आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।